सभी क्लास 10th के स्टूडेंटों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम यहाँ आज आपकी विज्ञान को शुरू कर रहे हैं और इसके जो पाठ हैं अध्याय वाइज पूरे पाठों के मैं वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप उनको देखना, बुक से पढ़ना, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जो स्कूल नहीं खुलने की चिंता आपके मन में है वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। आपकी पढ़ाई का नुकसान हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी जो विज्ञान की किताब है, सबने किताबें ले ली होंगी उम्मीद करता हूँ। विज्ञान की जो किताब है उसमें इस विज्ञान को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये आपकी विज्ञान के अंदर जो पाठ होंगे वो 3 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं विज्ञान के? पहला हिस्सा हो जाता है फिजिक्स, जिसे आप भौतिक शास्त्र कहते हैं। दूसरा हिस्सा हो जाता है केमिस्ट्री, जिसे आप रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा हिस्सा हो जाता है बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हो। आगे जब 10th पास करके आप 11th क्लास में आओगे तो ये तीनों किताबें आपको अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन वर्तमान में अभी आपकी जो विज्ञान है उसके अंदर इन तीनों के पाठ मिले हुए दिए हुए हैं। तो अब आपको 3 प्रकार की विज्ञान को एक ही बुक के अंदर पढ़ना है। तो कुछ पाठ फिजिक्स के होंगे। अब फिजिक्स में कौन से पाठ आ जाते हैं? जैसे प्रकाश की बात हो गई, ऊष्मा की बात हो गई, ताप की बात हो गई। इन सब से या जो भौतिक कारक हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं वो जिन पाठों में मिलेंगी तो आप समझ लेना वो काय के पाठ हैं, फिजिक्स के पाठ हैं। और जिनके अंदर केमिकल्स क्या हैं, अभिक्रियाएं क्या हैं, किससे मिलने पे क्या बन रहा है, ये सब चीजें आप कार्बनिक यौगिक क्या हैं, ये सब पढ़ोगे, वो केमिस्ट्री वाले पाठ होंगे। और जिनमें पेड़ पौधों की संरचना, जीव जंतुओं की संरचना जिनमें पढ़ोगे वो आपके बायोलॉजी के पाठ होंगे। तो यहां पर हम अध्याय 1 से ही शुरू कर रहे हैं आपकी विज्ञान को। आपका जो पहला पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये वास्तव में केमिस्ट्री का या रसायन शास्त्र का पाठ है। मैं यहां पर आपके पाठ को बिल्कुल जैसा आपकी किताब में छपा है उसी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, वही उदाहरणों का प्रयोग करूंगा। बुक मेरे सामने यहां पर है, बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग आपके अपन पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप काफी अच्छे से समझेंगे। और जो बात मैं कहूंगा एक बार किताब को खोलना और वहां किताब में जरूर उसको मिलाना और उसको एक बार वहां से भी आप पढ़ना। तो जैसा कि पाठ का नाम है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को समझ लें, फिर हम समीकरण पर बात करेंगे। तो होता क्या है, आप अपने चारों तरफ कई सारी चीजें होते हुए देखते हैं, कई सारे परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। तो वो जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन मतलब बदलाव, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में रंग रूप आकार आदि बदल जाए, लेकिन केमिकल अंदर जो चीज है केवल वही रहे, तब हम उसे कह देते हैं कि भैया भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को आपने पिघलाया, पानी बन गया, परिवर्तन तो हो गया, अवस्था बदल गई। लेकिन रासायनिक रूप से जो बर्फ थी उसका सूत्र भी H2O था, पानी का सूत्र भी H2O है, तो दोनों का H2O नहीं बदला है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं। आपने किसी चीज को रख दिया है खुला, पानी को खुला रख दिया, वो बाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो ये सब परिवर्तन होते हैं। जिन परिवर्तन में कुछ बदलाव कैसे आ जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी गैस का निकलना हो, किसी गैस का उत्सर्जन हो, या तापमान में परिवर्तन हो जाए, ये सब कारक हो सकते हैं कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपकी बुक के अंदर जो उदाहरण दिया है कि यदि आपने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम रिबन का मतलब आवर्त सारणी देख लेना आप, आवर्त सारणी में केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं तत्वों के, वो आप एक कहीं बना के जहां पढ़ाई करते हो वहां चिपका देना। याद नहीं करना है उसे, केवल चलते फिरते उसे देखते रहना, कई सारे तत्वों के नाम और प्रतीक आपको याद हो जाएंगे। तो वहां उसके अंदर एक तत्व मिलेगा आपको मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg। Mg से मैग्नीशियम को लिखते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम का टुकड़ा, उसको आपने जब जलाया, तो जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम जल के, जलना मतलब होता है, जलने से तात्पर्य है ऑक्सीजन के साथ क्रिया का होना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड यहां पर बन जाता है। ये जब मैग्नीशियम अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग चीज थी, दोनों ने क्रिया कर ली और एक नई चीज बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसी कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कई चीजें मिलती हैं और कोई नई चीज वो बना देती हैं और उनका संगठन पूरी तरीके से बदल जाता है, वो कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब दूसरी चीज पे हम चलते हैं, रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र वाला हिस्सा जब आप पढ़ोगे
किताब के अंदर, विज्ञान के अंदर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है समीकरण। बिना समीकरण के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम समीकरण को देख लें। जैसे अभी मैं ये बात कर रहा था, अभी हमने एक क्रिया पे बात करी थी। क्रिया कौन सी थी, मैं यहां लिख रहा हूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसकी अभी क्रिया करवाई हमने काय से, इसको जलाया, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, ऑक्सीजन, और यहां पर जो उत्पाद हमारा बना, जो चीज बनी, उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि हम ऐसे शब्दों में हम लिखेंगे हर अभिक्रिया को तो काफी मुश्किल होगा और काफी हमारा समय बर्बाद होगा, लिखने में तकलीफें आएंगी, दिक्कत आएंगी। तो इसलिए ऐसी जो अभिक्रिया हैं इनको हम बदल देते हैं काय में, इनको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है ताकि वो आसानी से समझी जा सकें, आसानी से लिखी जा सकें। तो समीकरण को किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, मैं समीकरण में पूरी चीजों पे आपसे बात कर लेता हूं। आप समीकरण को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। सबसे पहली चीज जो होती है, जब किसी ऐसी अभिक्रिया को लिखना है तो इन तत्वों के पूरे हिंदी वाले नामों का प्रयोग ना करके हम उनके सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, तो यहां लिखेंगे हम Mg। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो ये हम लिख देते हैं O2। और जो बनने वाला है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है MgO। अब MgO क्यों है, उस पर जब संयोजकताओं को पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको प्रतीक के रूप में लिख दिया, तो ये जो चीज बन गई है ये कहलाती है समीकरण। अब समीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखना। यहां पर समीकरण में इस तीर के निशान के बाईं तरफ जो चीजें हैं, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, इनको कहते हैं हम अभिकारक या क्रियाकारक। क्या कहेंगे इसे, अभिकारक या क्रियाकारक, बाईं तरफ की। और इस तरफ जो चीजें हैं, तीर के निशान के इस तरफ जो बनने वाली चीजें हैं, इनको हम क्रियाफल कह सकते हैं या इन्हें उत्पाद के नाम से जाना जाता है, उत्पाद। ठीक है, समझ गए होंगे। जितने भी क्रियाकारक होते हैं या अभिकारक होते हैं, यहां पर दो आपको दिख रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे सबके बीच बीच में धन का निशान हम लगाएंगे। जैसे यदि यहां कुछ और होते तो उसको भी प्लस करके इस तरीके से हम लिखते। उसी कंडीशन को यहां भी देखें, यदि यहां पर बनने वाला, यहां पर तो एक ही पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन मान लो इससे ज्यादा बने तो हम जितने भी बनेंगे उनको भी प्लस प्लस करके लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। ये तीर के निशान के बाएं तरफ की चीजें क्रियाकारक या अभिकारक और दाएं तरफ की चीजें क्रियाफल या उत्पाद कहलाती हैं। ये बात आप याद रखना। समझ गए होंगे बात। अब ये तो समीकरण लिखने की सिंपल बात हो गई, किस तरीके से लिखना है। अब अगली जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो है समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब क्या होता है, किसी चीज के वजन को बराबर करना। तो होता क्या है, एक चीज आपने पढ़ी होगी, द्रव्य के संरक्षण का नियम या पदार्थ के संरक्षण का नियम, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। वो नियम ये कहता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी पदार्थ है उसको ना बना सकते हो ना आप उसे मिटा सकते हो। फिर क्या कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना पदार्थ हम यहां पर लेंगे उतना पदार्थ यहां पर बनेगा, बस रूप बदल जाएगा, नष्ट कुछ नहीं होगा और नया कुछ नहीं बनेगा। तो इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम जो अभिक्रिया होती है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों तरफ चीजें बराबर हो जाएं। तो वो जो बराबर करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। कई बार जब आप समीकरण को लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक संतुलित होता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बार जो समीकरण होते हैं उनमें दोनों, आप इसे तराजू की बीच की धुरी मान लो, इसे एक पल्ला मान लो, इसे दूसरा पल्ला मान लो। जब आप यहां से लटकाओगे तो इस तरफ और इस तरफ का वेट बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, किसी पल्ले में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हमको उसे बराबर करना होता है। तो कैसे उसको संतुलित करते हैं, कैसे समीकरण को बराबर करते हैं, वो सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। जैसे फिलहाल जो समीकरण आपके सामने लिखा है इस पे ध्यान दें। तो इसमें हम देख रहे हैं, हमने एक मैग्नीशियम लिया है, 2 ऑक्सीजन ली है। यहां पर जो बनने वाला है वो एक मैग्नीशियम है उसमें, और एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कम है कि नहीं, मतलब ये बैलेंस नहीं है। यदि ये बैलेंस होता तो यहां ऑक्सीजन भी 2 होनी थी और नियम से ऐसा होना चाहिए।
तो अब इसके उस दो ऑक्सीजन को करने के लिए हम जो कुछ काम इसमें करेंगे वो कहलाएगा समीकरण को संतुलित करना या समीकरण को बैलेंस करना। कुछ और दूसरे उदाहरण से अब हम इसे समझेंगे। इसके बाद यही उदाहरण आपकी बुक में भी है, किताब के अंदर जिन उदाहरण से समझाया यही उदाहरण है, मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं, बुक से ही कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, क्रियाकलाप 1.3 में ये लिखा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनते हैं। इस समीकरण को लिख के देख लें। जिंक का प्रतीक Zn, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 हाइड्रोजन। जब भी किसी गैस को अकेले निकालेंगे, रिलीज करेंगे, तो वहां पर उसकी आणविक अवस्था को लिखना होता है, इसलिए 2 लगा होता है। तो यहां भी समीकरण में ये जो चीजें हैं ये अभिकारक कहलाएंगी, ये जो चीजें ये उत्पाद कहलाएंगी। बैलेंस चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। जिंक 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है, मतलब ये समीकरण संतुलित है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति होगी जहां पर दोनों तरफ वजन बराबर होगा, दोनों तरफ एक सा पदार्थ होगा, तो हमें इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें ऐसी स्थिति ना हो, तब हमें उसे संतुलित करना पड़ता है। तो अब एक दूसरा समीकरण लिखते हैं जिसे हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अगले समीकरण में चलते हैं हम। एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें लिखा है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे है, कि आयरन और जल आपस में क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इस समीकरण को मैं लिख लेता हूं। ये बुक में दिया है आपकी Fe+H2O, ये इससे क्रिया करेगा और बनाएगा Fe3O4, Fe3O4, साथ में बनेगी हाइड्रोजन। अब इस समीकरण को आप चेक करो कि इसके अंदर चीजें कैसी हैं, बराबर हैं या नहीं हैं। देख लें आप एक बार, बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अब इसे बराबर करते हैं। तो इस समीकरण में यदि हम ध्यान से देखें तो आयरन FeH2O, Fe3O4H2, Fe तो 1 है, यहां पर 3 है, बैलेंस बिगड़ गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन चलो ठीक है, ऑक्सीजन 1 है और यहां पर ऑक्सीजन कितनी? 4। तो जब हमें इन समीकरण को संतुलित करना है तो समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती हैं। एक कहलाती है अनुमान विधि और दूसरी कहलाती है आंशिक समीकरण विधि। दोनों विधियों को संक्षेप में आपसे मैं बता देता हूं, फिर 11वीं क्लास में पहुंचोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। अनुमान विधि का मतलब होता है कि दोनों तरफ अनुमान लगाते जाना और पदार्थ को घटाते बढ़ाते जाना। जैसे इसे आप समझ सकते हो कहां से, आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो 2 बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी रोटी के लिए, और फिर एक बंदर के पास पहुंची न्याय करवाने के, से बराबर बांट दो। तो वो बंदर एक तराजू में रखता था और कैसे बांटता था। जो पल्ला नीचे चला गया, मतलब इसमें रोटी ज्यादा, तो यहां से तोड़ के खा लेता था। अब ये वाला नीचे चला जाता था, फिर इधर से खाता था। इस तरह करते करते वो पूरी खा गया था, क्योंकि उसे बैलेंस नहीं करना था। हमें यहाँ बैलेंस करना है, तो हम बस देखते चलेंगे और कहाँ क्या कर सकते हैं, कितना घटाना, कितना बढ़ाना, वो चीजें करते रहेंगे। पहला काम तो हमें यह करना होता है कि जब ऐसे समीकरण को बैलेंस करना है तो जो इसमें बनने वाली चीजें हैं और जो इसको बनाने वाली चीजें हैं उनको एक बॉक्स के अंदर डाल लिया करो। जैसे ये Fe था तो मैंने बॉक्स में डाल दिया, H2O था ये मैंने बॉक्स में डाल दिया, Fe3O4 ये बॉक्स के अंदर ले लिया और हाइड्रोजन को मैंने बॉक्स में ले लिया। बॉक्स में लेने का मतलब यह है कि अब आप इस बॉक्स के अंदर की चीज में कुछ नहीं करोगे। जैसे ऑक्सीजन यहां पर 4 थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि तुम इसके पीछे 4 गुणा कर दो। यहां पर जो H2O लिखा था, अब आपको इधर चाहिए ऑक्सीजन 4, तो आप क्या करते, यहीं 4 कर देते, तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज बदल गई। H2O तो रहेगा, इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इन चीजों को बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स के अंदर के किसी पदार्थ को कुछ भी नहीं करोगे आप, ना उसे गुणा करोगे, उसमें ना घटाओगे, ना जोड़ोगे, ना भाग दोगे, उसे नहीं छेड़ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसे करने की। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ज्यादा वाले को पकड़ना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन है, चाहे वो कोई सी तरफ हो, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, उससे मतलब नहीं। तो हम देखें कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाली स्थिति आ रही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब ऑक्सीजन को 4 करना है, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो अपन 4 करें तो क्या तरीका है 4 करने का? तो यदि हम इसके आगे 4 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 कहलाने लगेंगी। तो हमने क्या किया, थोड़ा पास पास ये बन गया है, ये 4 का गुणा H2O के आगे कर दिया। तो अब ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 4।
तो यहां पर ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। अब दूसरी समस्याओं पर विचार करें। जैसे ही आपने 4 का गुणा किया तो ऑक्सीजन तो हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 दूनी 8। यहां पर कितनी है? 2। अब इसको 8 करनी पड़ेगी। तो इसे 8 कैसे करें? यदि हम 4 का गुणा यहां इस हाइड्रोजन के आगे कर दें तो अब स्थिति क्या हो जाएगी? 4 दूनी 8। मतलब हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। सिंपल है। अब अगली चीज देखते हैं, और क्या रह गया? आयरन रह गया Fe3। यहां पर 3 और यहां पर कितना? 1। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 3 का गुणा कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इन्हीं सब बातों को विस्तार पूर्वक पॉइंट बना के पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, आपके इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार यहां से पूरे पॉइंट्स को पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आप संतुलित करना सीख जाओगे। अभी छोटे छोटे समीकरण मिलेंगे, आसानी से आप सीख पाओगे। अगली चीज पे चलते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, समीकरण देख लिया, उसको संतुलित करना देख लिया। अब जो अभिक्रियाएं हो रही थी वो कितने प्रकार की होती हैं, तो जो आपके सिलेबस में उन पर बात करता हूं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रियाएं होंगी वो कितने प्रकार से संपन्न हो सकती हैं, उनके बारे में यहां पर देखना है। तो सबसे पहली कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब जुड़ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ ये आए इसमें, ये जुड़ गया, अब ये तीसरा पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे आपके यहां एक अभिक्रिया दी है, ऑक्साइड CaO, ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? जल के साथ, H2O। और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा CaOH, ट्वाइस लगा देते हैं। तो आप देखें, कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दोनों जुड़ गए और जुड़ के एक नया पदार्थ बन गया। इसमें निकला कुछ नहीं, सब कुछ देखो आप, पूरी चीज मिलेंगी। एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, सब इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जहां पर अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं वो कहलाती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अभी जब आप बुक में देखोगे तो ये जो समीकरण जहां लिखा है वहां आपको CaO के आगे ऐसे ब्रैकेट में S लिखा मिलेगा, H2O के आगे L लिखा मिलेगा और इसके आगे AQ लिखा मिलेगा। इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस। यानी ये जो अभिकारक आपने लिया है इसकी अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था है। H2O जो आपने लिया है, जल जो आपने लिया है, ये कैसा है? द्रव अवस्था में, इसलिए L मतलब लिक्विड। और जो यहां पर जो चीज बनी है वो एक विलयन बना है, तो विलयन को एक्वेटिक स्थिति से बताते हैं, इसलिए AQ वहां पर लिख दिया है। तो इन तीनों शब्दों से भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये पहला अभिक्रिया का प्रकार हो गया। और डिटेल से आप यहां पे पढ़ना, आपके इसमें जो और 2-3 एग्जाम्पल से और समझाया गया है उनसे और अच्छे में समझ में आएगा। तो पहला क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब हो गया जुड़ना और वियोजन मतलब क्या हो गया? टूटना। तो ये जो वियोजन वाली अभिक्रिया होगी उसमें कुछ टूटेगा, कुछ घटेगा। ये कैसे होगा वो देखते हैं। मान लीजिए ये एक पदार्थ था, अब फिर इसी से उस अभिक्रिया को देखें। इसमें कोई अभिक्रिया हुई, ये ढक्कन निकाल के कोई ले गया, ये पदार्थ कम हो गया, घट गया, कोई नई चीज तो बन गई लेकिन कुछ कमी हो गई। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें कुछ चीज टूट के निकल जाती है वो कहलाती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे आपको प्राकृतिक गैस का दहन दिया है, CH4 मेथेन और ऑक्सीजन जब जल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक और एग्जांपल है फेरस सल्फेट। ये अभिकृत हो रहा है, या चूना पत्थर जो अभिकृत हो रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो एक उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे चूने पत्थर वाला देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ठोस अवस्था में होगा तो S लिख देंगे। ये जब वियोजित होगा, वियोजित मतलब जब ये टूटेगा तो 2 चीजें बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CaO + CO2। ये जो बनेगा ये ठोस बनेगा और ये गैस बनेगी तो G लिख देंगे। अब आप देखो ये चीज थी, टूट गई, वियोजित हो गई, 2 अलग अलग चीजों में टूट गई। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाएंगी क्या? वियोजन अभिक्रियाएं या टूटने वाली अभिक्रियाएं। ध्यान रखना 2 प्रकार की हो गई हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आप तीसरी वाली अभिक्रिया पे चलते हैं। तीसरी वाली अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन का मतलब क्या होता है? आप जनरली हिंदी के हिसाब से यदि इसका अर्थ निकालेंगे तो विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एग्जाम्पल यहां दिए हुए हैं। जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की क्रिया कराई जा रही है, अब इस उदाहरण से समझना आप। जिंक सल्फेट Zn, जिंक सल्फेट नहीं, जिंक और कॉपर सल्फेट की Zn प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहां पर जिंक ठोस है तो S यहां लिख देंगे, कॉपर सल्फेट कैसा होगा, विलयन होगा तो Aq लिख देंगे। अब यहां पर क्या होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर बन रहा है। ध्यान से देखना, यहां पर कुछ नहीं हुआ, केवल विस्थापन हुआ है। यहां पर जो सल्फेट के साथ कॉपर था, इस जिंक ने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद जाके बैठ गया, कॉपर को अलग कर दिया। ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। इस पेन से समझें, एक ऐसा ही ऐसा दूसरा ढक्कन लाऊं, पीछे से यहां से ढक्कन लगाऊं या यहां से ढक्कन लगाऊं और इस ढक्कन को वो ढक्कन निकाल के वो खुद लग जाए, वो स्थिति कहलाएगी कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया, जब एक के द्वारा दूसरे को रिप्लेस कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं होंगी कौन सी, विस्थापन अभिक्रियाएं। कई बार विस्थापन भी हो सकती है, जैसे ये एक स्टेप, एक ने एक को हटाया। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, यहां पर जो लगने वाली दोनों चीजें हैं, यहां भी ZnSO4 हो, यहां CuSO4 हो। अब Zn जो जाए वो एक को हटा के उसकी जगह वो लग जाए और उसकी जगह वो लग जाए, तो दो बार विस्थापन भी हो सकता है। तो एक प्रकार ये हो गया कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है उनको विस्तार से तो हम आगे पढ़ेंगे, वो है अपचयन और ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण को आपकी किताब में उपचयन नाम से दिया है, ये ध्यान रखना। कौन सी अभिक्रिया के नाम से दिया है, उपचयन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीकरण उपचयन एक ही बात है और अपचयन, इन दोनों बातों को यहां थोड़ा आप समझना जरा ध्यान से। ऑक्सीकरण क्या होती है, किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़े आके O2 प्लस हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया से यदि हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन प्लस हो जाए तो वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। समझ गए होंगे बात, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, दूसरी भाषा में आप जब 12th क्लास तक पहुंचोगे तो आप किसी क्रिया से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण, वो किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वो अपचयन। अब यदि कहीं पर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाएं, मतलब दो पदार्थ ऐसे लिए हों जिनमें एक का ऑक्सीकरण हो जाए दूसरे का अपचयन हो जाए, एक ने ऑक्सीकरण कर दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो जिसने छोड़े उसका हो गया ऑक्सीकरण और जिसने ग्रहण किए उसका हो गया अपचयन। तो जब दोनों ये अभिक्रियाएं साथ में संपन्न हो जाती हैं तब उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना इस शब्द को, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेंगी, हम बड़े विस्तार से इनको पढ़ेंगे। तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। आगे और चलते हैं। अब दैनिक जीवन में रासायनिक या उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण आपकी डेली लाइफ में किन किन जगह पर होता है, तो सबसे दो प्रभाव इसमें दिए हुए हैं। एक है संचारण। संचारण का मतलब होता है धातुओं का वातावरण के प्रभाव से, वातावरण मतलब हवा, नमी, मिट्टी, अन्य कोई गैस है, अन्य कोई केमिकल, इनके प्रभाव से यदि धातु नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है, खराब हो जाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संचारण। जैसे आपने देखा होगा लोहा जो होता है उसमें जंग लग जाती है, तो लोहे में जंग क्यों लग गई, लोहा हवा में खुला रखा है, हवा का प्रभाव उस पर पड़ा, नमी का प्रभाव उस पर पड़ा, तो वहां जो क्रिया होती है रासायनिक क्रिया वो होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण वहां पर संचारण हो जाता है। तो ये ऐसी कई धातुएं, अकेले लोहे की बात नहीं है, कॉपर के साथ भी ऐसा होता है। सोना चांदी आप बहुत देर में होगा लेकिन उनको भी रखोगे आप तो वो भी काले पड़ जाते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं वो समय के साथ चमक चली जाती है। तो कई धातुओं के अंदर संचारण होता है, विस्तार पूर्वक 12वीं क्लास तक पहुंचोगे जब पढ़ोगे। फिर अगली चीज है विकृत गंधिता। कई बार देखा होगा आपने, जैसे आपके घर जो खाने का तेल है जो आप भोजन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा समय तक वो खुला रखा है तो आप देखेंगे उसका जो स्मेल है, जो खुशबू है वो बदल जाती है, अजीब सी उसमें गंदी सी खुशबू आने लगती है, तो वो अजीब सा लगता है तेल। तो ये जो स्थिति हो गई ना उसको कहते हैं विकृत गंधिता, मतलब जहां पर गंध यानी खुशबू बिगड़ जाए, बदल जाए, वो कहलाएगी विकृत गंधिता।
तो ये किसकी वजह से हो गया? ऑक्सीकरण, उस तेल का ऑक्सीकरण हो गया, उसमें कोई नई चीज बन गई, इसलिए वो टेस्ट वहां पर, स्मेल वहां पर बदल गई है। टेस्ट नहीं बदल जाता है। बस इतनी चीजें आपके इस पाठ में हैं, तो उम्मीद करूंगा कि इतनी बातें बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, उसके बाद समीकरण कैसे लिखते हैं, कहां कौन सी तरफ क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, ये 4-5 चीजें हैं। तो इतना आप पढ़ लेना, एक बार बुक से रिवाइज कर लेना, और जब इतना पढ़ने के बाद आप ढूंढोगे तो आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो किताब में पीछे दिए हैं। तो अब आपके लिए जो काम है वो यही है, आप क्या करें, उन प्रश्नों को ढूंढें, उनके आंसर को लिखें। यदि किसी आंसर को ढूंढने में परेशानी आ रही है, आपको नहीं मिल रहा है, मुझे मैसेज करना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि ये वाला आंसर सर नहीं मिल रहा है, मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा। तो ऐसे ही अब हम इस प्रयास को जारी रखने का प्रयास मैं करूंगा कि आपको हर अध्याय के इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो बना के मैं उपलब्ध करा दूं, ताकि आप आसानी से इस साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। बस ईमानदारी से आप भी प्रयास करना, मैं प्रयास करूंगा, हम दोनों के प्रयास मिलकर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना होगा, जो वीडियो आप देख रहे हो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर क्लिक कर देना, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। जब भी वीडियो डलेगा आपको सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत